Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर लीशा ठाकरे मैम ने एक इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। ये मेरा सेकेंड केस था जो मैंने प्रेजेंट किया था। तो अगेन आई हैव मेड अ स्मॉल पीपीटी, ठीक है। तो मैं पहले केस जो है वो प्रेजेंट करती हूँ। जी मैम। जी सर। पीपीटी विजिबल है सर? यस मैम। ओके ओके सर, आई स्टार्ट नाउ। हाँ सर। सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनमैन सर, माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू एम सर, राव सर, मोदी सर, गुप्ता सर, महेश चंद्रा सर, के सारे मेंटर्स। स्पेशल मेंशन टू मनोज जायसवाल सर, परवीन सर, दिलीप जानी सर, आनंद सर, महादिक सर, शशिकांत सिंधे सर और बाकी भी सारे मेंटर्स, एचएचएफ के सारे मेंटर्स और लियाकत सर को भी मेरा एक सिंसियर ग्रेटिट्यूड। तो मैं जो केस नरेशन है वो करती हूँ और नरेशन के पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि ये जो पेशेंट है ये एक्चुअली वलसाड़ में थी और हस्बैंड थे वो उनके होम प्लेस पे थे राजकोट में, ठीक है। तो ये पेशेंट एक्चुअली जो हस्बैंड थे उन्होंने पहले एक और डॉक्टर को कॉल किया था, तो वो अवेलेबल नहीं थे, तो फिर उन्होंने मुझे रेफर किया था। तो हस्बैंड ने पहले मुझे कॉल किया था, ठीक है। और मैं एक्चुअली वो टाइम पे क्लिनिक पे भी नहीं थी। तो क्या हुआ था कि पेशेंट को उसी रास्ते से जाना था जहाँ क्लिनिक था, ट्रैवल करना था एक्चुअली। और हस्बैंड ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि उसको एलोपैथिक दवाई बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, तो इसीलिए थोड़ा अर्जेंट है, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्लिनिक में तो नहीं हूँ, मैं केस ले लेती हूँ। और फिर फोन पे ही फिर केस ले लिया। तो पहले हस्बैंड ने कॉल किया, फिर उन्होंने कनेक्ट करके पेशेंट, ठीक है। मेरे को लिया मैंने ये कॉल। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने वॉइस भी ऑडियो भी शेयर किया था। टोन कैसा था पेशेंट का? टोन वॉज वेरी माइल्ड एंड शी वॉज टॉकिंग लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। So the case begins like this, okay? Patient, hello मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते, क्या तकलीफ हो रही है आपको? पेशेंट, 3 दिन पहले हुए थे फिजिकल, तो उसके बाद से मेरे को इचिंग और दर्द है। डॉक्टर, अच्छा ओके। पेशेंट, हाँ कंटिन्यूस है और कल रात को तो बहुत ज्यादा हो रहा था। मैं थोड़ा वॉशरूम गई तो क्लीन कर तो एकदम जैसे कांटा चुभ रहा हो, इतना दर्द हो रहा था। ओके ओके। पेशेंट, और जलन चिंग? डॉक्टर, ओके। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? पेशेंट, 3 years। डॉक्टर, ओके, पहले कभी हुई थी ये तकलीफ? पेशेंट, मैम एक्चुअली हम लोग 1 साल तो पूरा साथ में ही है, अब तक इतनी दिक्कत नहीं हुई, एंड में हो रही थी। फिर मेरा वर्क एक्चुअली बुक राइटिंग का है, तो मेरा रिसर्च के लिए बाहर जाना होता है। तो फिर अब हम 2 months में ऐसे मिलते हैं, तो रिलेशन भी ज्यादा होता है उस वजह से दिक्कत नहीं होती है। मैंने फिर पूछा उस वजह से दिक्कत नहीं होती है ऐसा बोल मैं पूछ रही हूँ मैम। एक्चुअली पेशेंट का जो टोन था इतना माइल्ड कि वो क्वेश्चन जैसे मुझे लग ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ी उनको। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा तो अभी कितने टाइम के बाद आपका रिलेशन हुआ? 2 months तो हो गए। अच्छा ओके, और हम बहुत टाइम बाद मिले थे तो 3 times हो गया था। अच्छा, और मैम ये थोड़े वाइल्ड भी है। पेशेंट, हाँ, और एक्चुअली मैम ये डबल कंडोम यूज करते हैं तो उससे दिक्कत तो नहीं होती है। ये भी मुझे ना उसका क्वेश्चन के फॉर्म में लगा ही नहीं,
वापस बोला पूछ रहे हो या बता रहे हो? पूछ रही हूँ मैम। मैंने कहा उससे दिक्कत तो नहीं होती है। तो ये 3 दिन से है, आपको ईटिंग स्टार्ट हो गया क्या 3 दिन से? हाँ हाँ मैम, उसी दिन से हो गया था। ओके, फिर रिलेशंस बंद किए थे जब तकलीफ हुई तो? हाँ हाँ मैम, बंद कर दिए। तकलीफ की वजह से आपके नेचर बिहेवियर में क्या चेंज महसूस हो रहा है? मैम, थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ जल्दी। सबसे पहला जो रिएक्शन है, जो वर्ड यूज किया है, हमको ये नोट करने जैसा है। थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ जल्दी, एंड देन इरिटेटेड। अच्छा, और बस, और दर्द के कारण सुबह रो रही थी, ठीक है? ओके, और बस मैम। फिर वो स्पॉन्टेनियसली बोली मिस बहुत ज्यादा करती हूँ उनको। मैंने बोला मैंने बोला ठीक है, अच्छा। फिर मैं जो फर्स्ट उसका रिएक्शन था कि गुस्सा हो जाती हूँ, उस पर पूछा गुस्सा क्यों हो रहा है? तो बोलते शायद मैम दूर हूँ इसलिए, क्योंकि हस्बैंड दूर है ना। डॉक्टर, अच्छा। पेशेंट, और हाँ, इन पे भी आता है कि मिलते हैं तो ऐसे हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है बाद में। मैं कहा ओके ओके, और बिहेवियर में और क्या चेंज है? तो मैम इतना ही है। अभी जो तकलीफ हो रही है उसको लेकर क्या सोच रहे हो? नहीं मैम, बस ना हो ये आ रहा है, बाकी तो कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। कुछ टेंशन आ रहा है? हाँ, मतलब फिर रिलेशन में होगी, बॉन्डिंग दिक्कत ना आए। अच्छा। फिर मैंने उसको पूछा कि हस्बैंड पे गुस्सा नहीं है ना? मैंने वापस क्रॉस क्वेश्चन किया। तो कैसे बोलते हैं हाँ, है, मतलब थोड़ा तो है। फिर मैंने पूछा क्यों है? मतलब इन पर गुस्सा नहीं है, बस दूर नहीं रहना चाहती, ठीक है? अच्छा, क्यों रह रहे हो आप दूर? एक्चुअली मैम, मुझे रिसर्च के लिए जाना पड़ता है, इनका पूरा सपोर्ट है। मैंने पूछा फिर आप छोड़ क्यों नहीं थे? हाँ मैम, एक्चुअली मेरी सीट है बुक की, तो 3 बुक बाकी है, तो मुझे 1 ईयर लगेगा, फिर मैं छोड़ दूंगी, ठीक है? फिर पूछा अच्छा, मतलब आप एम्बिशियस होना? हाँ, और इनका पूरा सपोर्ट रहता है, मतलब स्पॉन्टेनियस। हाँ, हस्बैंड तो सपोर्ट कर रहा है मुझे। फिर आप गुस्सा शुरू करते हो कभी? करती हूँ, बताकर किससे मैं हूँ तो थोड़ा सुन लेना। फिर मैंने पूछा ज्यादातर गुस्सा एक्सप्रेस करते हो क्या? नहीं, सप्रेस कर देती हूँ ज्यादातर, ठीक है? ये आप नोट कीजिए, ज्यादातर गुस्सा सप्रेस कर देती है। ओके, ऐसा लगता मैम मेरी परेशानी इनके ऊपर क्यों डालूं? मैंने पूछा मतलब अपने ही वो होती हूँ वो मिस करके दुखी, फिर मैं वो चीज तुम पे क्यों डालूं, मतलब गुस्सा इन पे निकालूं? और बताइए क्या लगा है? बस इतना ही। फिर उन्होंने ना हस्बैंड को भी पूछा कि आप कुछ बोलोगे? हस्बैंड बोलते नहीं, बोलना, आप ही बोलना। फिर ने बोला कि आप एक शॉर्ट में अपना नेचर बताइए। तो बोली ऐसे तो मैम शांत हूँ और रिजर्व है नेचर। मैंने कहा ओके, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे उनको कुछ सिटी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है? यहाँ तक जो है मैंने ऑडियो शेयर किया हुआ है। फिर मैंने आगे वापस उनको थोड़ा पूछा कि ये तकलीफ आपको पहले भी होती थी कि? हाँ। तो कितने टाइम से है? 2 ईयर से है। और मैम एक बार करते तो नहीं होती है, उसी टाइम पे बार करते हैं तो होती है। फिर अभी मैंने हस्बैंड से थोड़ा बात किया, उनको वही मैंने पूछा कि इनका स्वभाव कैसे है बताइए, अभी कैसे है? तो बोले पेन के कारण इरिटेशन बहुत हो रहा है, इरिटेट होकर गुस्सा थोड़ा मम्मी को भी डांट दिए, मम्मी को भी डांट दिया, मुझ पे भी होता है। तो मैंने पूछा मतलब गुस्सा शो कर रही है ना? बोलते हाँ शो कर रहा है। अदरवाइज कैसे का नेचर तो बहुत शांत है, ठीक है? फिर मैंने और एक सिटी क्वेश्चन पूछा हस्बैंड को, एंड ही वाज लाइक यस यस। फिर मैं लास्ट क्वेश्चन एक पेशेंट को पूछा, आप गुस्से में चीजें पटाते हो? तो पेशेंट बोलते नहीं मैम। तो मैंने कहा ठीक है ओके, मेडिसिन तक कंफर्म हो चुकी, ठीक है? तो ये केस था। आप प्लीज अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कीजिए। हेलो, केस नरेशन एकदम प्रॉपर ना? यस मैम। हाँ, तो प्लीज थोड़ा अपना एनालिसिस दीजिए, क्या लगा इस केस के बारे में आपको?
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, मैंने जब केस सुना ना तो उनका जो टोन जो सुन के मुझे थोड़ा पल्सटीला का ही फील आया था। कुछ मैंने रूब्रिक्स भी लिए थे, जैसे कि वेनेरेशन लिया था, और उनका ना माइल्ड टोन था और चाइल्डिश बिहेवियर लगा मुझे उनके टोन में। और इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग था, रिलीजियस अफेक्शन भी है, वीपिंग पेन विथ, और कैरी डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरस, ये भी मुझे लगा। जो वो बोल रहे थे ना वो वाइल्ड हो जाते, तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि वो मतलब स्लोली या कैरसली होना चाहिए सब, इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे पल्सेटिला ही लग रही थी मैम। कैरी डिजायर टू बी स्लो लगा, है ना? हाँ हाँ। ओके मैम, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। जी मैम। और बताइए। एक पल्स लगा, और क्या लगा? हेलो मैम, मुझे भी ये पल्सेटिला ही लगी। वो तो सेम रूब्रिक कैरिड भी कैरिड एंड केयर, और अच्छा, एम्बिशन में भी रहती है पल्सेटिला, और हाँ उसे ठीक है। हस्बैंड से दूर भी नहीं रहना है। हस्बैंड भी चाहिए ओके। पास में, और एम्बिशन भी करना है। तो पल्सेटिला वो थोड़ा सा मैनिपुलेट, जैसे एम्बिशन के लिए हस्बैंड को मैनिपुलेट करके बोल रही है कि मुझे आप भी चाहिए, आप भी चाहिए, सपोर्ट भी दे रहे हैं, यानी उसको ऐसे क्या बोलते हैं, मीठा मीठा बोल के रख भी रही है, और इधर अपना एम्बिशन भी पूरा कर रही है। तो पल्सेटिला लग रही है। ओके मैम। यस, और पल्सिटिल के अलावा भी कुछ रेमेडीज आई थी, मैं एनालिसिस शेयर कीजिए आप लोग। शेयर। हेलो। किसी को शेयर नहीं करना है? सबको पल्सिटिल ही लग रही है? देखिए, जी अक्यूट बताइए अक्यूट प्लीज। प्रेजेंटेशन है। हाँ, अक्यूट केस है ना ये, ऑन एंड ऑफ इसका एक्चुअली तकलीफ हो गई, लेकिन अभी पेशेंट अक्यूट लेके हमारे पास आए हैं, तो हमको फिर जो हाव है प्लस उन रिएक्शन, उन पे हमको फोकस करना पड़ेगा। और एलिमेंट्स है, क्योंकि अक्यूट प्रेजेंटेशन, तो एलिमेंट्स हमको देखना चाहिए। उस हिसाब से थोड़ा क्या लगता है आप लोगों को? एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है केस में? Elements from sexual excesses. करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट मैम। ये हमारा फर्स्ट रूब्रिक रहेगा, क्योंकि इसी की वजह से पेशेंट की कंप्लेंट स्टार्ट हुए। ठीक है, और कोई एनालिसिस करना चाहेगा या मैं डिस्क्लोज करूं? क्योंकि ग्रुप में और भी रेमेडीज आए हैं, तो आप बताइए। सिटी लाइए। ओके, ठीक है, चलो मैं तो पिक्चरिंग ऑप्शन का नहीं दिख रहा अभी मुझे, 3 डॉट्स। क्या मैम? पीपीटी दी सर अभी, जी पीपीटी आ दिख रही? गया। अच्छा, यस आ मैम। गई। ओके ओके, चलो अभी मैंने ये केस में कैसे अप्रोच किया, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है,
How did the complaint start? Her complaint started after she got intimated with her husband, not only once but thrice. ठीक है, प्लीज आप लोग थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए मेरे। तो फर्स्ट ब्रेक हम किया, जैसे मैम ने बोला, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस। ठीक है, अभी उसका बिहेवियर कैसे था उसके टाइम पे? शी वॉज एंग्री। पहला ही वर्ड क्या बोला पेशेंट ने? गुस्सा हो रही हो। तो क्या रूब्रिक आएगा यहाँ? Irritability, pain during. बट मैम वो टेबल है ना, ये गुस्सा है, एंगर है। उसने क्लियर कट बताया कि मुझे गुस्सा आ रहा है। एंगर पेन फ्रॉम? एंगर पेन्स अबाउट, क्योंकि एंगर और इरिटेबल के अलग अलग रूब्रिक्स है ना हमारे पास। पेशेंट ने बहुत क्लियरली बोला ना, पहले वर्ड क्या था? गुस्सा आ रहा है, गुस्सा हो रही हूँ। मैंने पहले रूब्रिक एंगर पेन्स अबाउट लिया। ठीक है, सेकेंड वॉज इरिटेबल। ठीक है, तो मैंने लिया इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग। हमारे पास पेन ड्यूरिंग भी है और चिल ड्यूरिंग भी। पेन मतलब स्पेसिफिक होता है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन चिल जो है ये बड़ा रूब्रिक है, थोड़ा ब्रॉड रूब्रिक है। ठीक है, तो अभी पेशेंट को सिर्फ पेन था क्या? पेशेंट को इचिंग भी था, बर्निंग भी था। तो मैंने ब्रॉड रूब्रिक लिया, इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग। ठीक है, ये हमको डिंडे सर ने सिखाया है कि चिल लेना चाहिए ऐसे टाइम पे। अभी थर्ड ये सभी नहीं लिया है। शी वॉज वीपिंग पेन्स, करेक्ट? तो Yes, जब ma'am. हम ये प्लीज आप लोग कम्युनिकेट कीजिए। जब हम ये रूब्रिक्स डालते हैं तो आप देखिए, नक्स, मर्क, आर्सेनिक, लाइको, स्टैफ, प्लेटिना, नाइट्रिक एसिड, पल्स, कार्बोवेज, कैमोमिला, सेपिया। ठीक है, कैलेंडुला है आगे, वो ठीक है। ये सारे रेमेडीज आते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट ये रूब्रिक, द पेशेंट इज टेलिंग अबाउट ऑल हर कंप्लेंट्स वेरी क्लियरली। शी ऑल्सो मेंशन दैट हर हस्बैंड इज वाइल्ड। देखो मैम, संजीवनी मैम, आपने भी बोला ना कि पेशेंट हस्बैंड कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सब पेशेंट ही नहीं थी ना, कितना क्लियरली बता रही थी। उसने सारा अच्छे से बताया कि नहीं हमको? आपको क्या लगा, बताया कि उसने सारा अच्छे से हमको? हाँ, सब उसने क्लियरली बताया है, लेकिन कुछ बचाया नहीं कि हस्बैंड को कहना चाहिए ऐसा। है ना? तो ये यहाँ पे क्या रूब्रिक ले सकते हैं हम यहाँ पे? अच्छा, नहीं, मैंने ट्रूथ टेलिंग द प्लेन नहीं कंसिडर किया यार। ये हमको, हाँ, मैंने देखा कि ये पेशेंट हमको सारा क्लियर बता रही है कि हस्बैंड वाइल्ड है, ये भी अच्छे से बताया। 3 टाइम हुआ है, वो भी बताया। तो मैं यहाँ पे लिया कम्युनिकेटिव। ये पेशेंट हमसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रही थी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या ये क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना? यस। तो अभी जब हम कम्युनिकेटिव लेते हैं तो अभी देखो हमारे सामने क्या मेडिसिन आते हैं? नक्स, स्टैफ, आर्सेनिक, कैलेंडुला। रेमेडी लगती है आपको? क्या रेमेडी लगती है अभी आपको? हेलो, चलो आगे देखते हैं। पेशेंट कैसा है? एम्बिशियस, एम्बिशन इंक्रीज। एक्चुअली आप यहाँ पे अगर देखेंगे ना, हाँ सॉरी, क्या बोली मैम? स्टैप लग रही है। एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसी में ही रेमेडी क्लियर हो जाती है। ठीक है, मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पे एंगर पेन सब में ना स्टैप नहीं दिख रही है हमको। ठीक है, पर हम देखेंगे आगे। पेशेंट इज वेरी एम्बिशियस, एम्बिशन इंक्रीज। कैसा है? पेशेंट शांत और रिजर्व, और वो भी उसने एकदम अच्छे से बता। देखो नेचर कैसा है? रिजर्व है, पर फिर भी हमसे कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ पे माइल्डनेस एंड रिजर्व। मैंने
यही सारा हस्बैंड के साथ भी कंफर्म किया। अभी आप देखो कम्युनिकेटिव में है बराबर, स्टाफ तो है और मर्द भी नहीं है बराबर, और एंगर पेन सब में स्टाफ है। लास्ट रेमेडी आप देखिए बराबर, स्टाफ is present in pain about. I gave Staphysagria a tea. Is it clear? I gave 3 doses at 10 minutes double on say on 15th में, और मैंने 4 days वापस रिपीट किए, वो मैं बताती हूँ। क्या आप लोगों को क्लियर है? आप ये वाला चार्ट देखिए। यस सर, आपको ये वाला चार्ट देखिए। सिर्फ स्टाफ ये सारे रूब्रिक्स कवर करते हैं, नक्स भी नहीं करती है, मर्क भी नहीं करती है। ठीक है, तो मैंने स्टाफ दिया है पेशेंट को। मैम पर आप जो लास्ट में जो लिखा है कि आप चीजें पटकती है क्या गुस्से में, वो क्या है? हाँ हाँ, हर सिटी क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा ये जरूरी नहीं है ना, वो नेसेसरी नहीं है। हर स्टैफिसैग्रिया सामान पटकेगी या चीज पटकेगी नहीं। ठीक है, अब देखो मेजोरिटी जो है ना, जो हम सिटी क्वेश्चन करेंगे पॉजिटिव आएंगे, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन को पेशेंट हाई बोलेगा। ठीक है, मैंने पहला सिटी क्वेश्चन क्या पूछा उनको कि आप किसी को ना बोल सकते, तो ये जैसे पेशेंट आंसर किया है, वापस एक बार ना पूरा ऑडियो भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में ताकि सब क्लियर हो जाए। तो पेशेंट बोलते हैं हाँ ये दिक्कत आ है, मतलब मैं दूसरों को सोचती हूँ कि किसी को हर्ट ना करूं। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे यील्डिंग डिस्पोजिशन। ठीक है, सिटी क्वेश्चन 2 था मेरा, सोसाइटी में नाम चाहिए, तो पेशेंट बोलते नहीं नेम फेम का नहीं है, यहाँ पे उसने पूरा रिजेक्ट कर दिया, नेम फेम है ही नहीं। फिर मैंने पूछा आप सोसाइटी में अपने इमेज को लेकर कंसर्न रहते हो? 4 लोग बोलेंगे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में गलत ना सोचे। बोलते हाँ ये फियर है, कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे, ये मेरे नेचर में है, मुझे कोई डिफेम ना करे, गलत ना बोले। So we have rubrics, fear, social position about this, sensitive to opinion of others. मैंने आगे पूछा आप केयरिंग और लविंग हो? पेशेंट बोलते हाँ आई कंसिडर अफेक्शनेट। ये जो भी था ना हस्बैंड के रिलेटेड, ये सारा उसका अफेक्शनेट नेचर था, बिकॉज शी इज अफेक्शनेट पर्सन। दैट्स कि उसको इतना हस्बैंड से भी दूर नहीं रहना, उसको दिक्कत भी हो रहा है। देखो उसको इतना दिक्कत हो रहा है फिर भी एम्बिशन छोड़ रही है क्या? उसने क्या, मेरे 3 बुक्स बाकी वो मैं कंप्लीट कर छोड़ूंगी, अभी वो उसका एम्बिशन छोड़ रही है क्या? वो नहीं छोड़ रही है, वो आगे भी छोड़ेगी, वी डोंट नो। अभी वो नहीं छोड़ रही है तो हम ये रूप कंसिडर करेंगे एम्बिशन इंक्रीज। ठीक है, अभी आप फॉलो अप देखिए। यस, तो उन्होंने ये रात को उन्होंने किया मुझे। ठीक है, 30% रिड्यूस्ड। क्या बोलते हैं कि इन द आफ्टरनून इट वाज बेटर, आई रिलीव, बट नाउ अगेन इट हैज स्टार्टेड। मैंने पूछा सेम इंटेंसिटी एज बिफोर और रिड्यूस्ड? 30% रिड्यूस्ड। तो मैंने फिर ऐसे स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, में आप देखिए वो यहाँ पे भी देखो वो वापस कम्युनिकेट कर रहे हैं मुझसे कि आई फॉरगॉट टू शेयर, my stomach is upset whenever I urinate, it burns little and little amount of urine gets passed. तो मैंने वापस पूछा सेम इंटेंसिटी और एनी डिफरेंस? तो बोलते कि लिल लेस बट इट इज नॉट एक्सट्रीम। कितना रिलीफ है? तो 50%। ठीक है, फिर मैंने ना यहाँ पे इनको वापस स्टैफी रिपीट किया। अभी 4 पीस ले रात को 16 को एंड 17 को वापस 3 टाइम्स ले। ठीक है, फिर 17 को देखो वो खुद होके उन्होंने मैसेज नहीं की, रात का टाइमिंग है देखो 10 PM का। तो मैंने उनको पूछा हाउ आर यू, तो पहले उन्होंने बोला सॉरी मैम, फिर बोलते आई एम बेटर टुडे। फिर यहाँ पे और उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, फिर मैंने पूछा कितना बेटर है? 70% बेटर था उनको। ठीक है, फिर 19 मई को यहाँ पे तो अभी एसएल है वो। ठीक है, में देखो 90% बेटर। ठीक है, 20 मई को मैंने अभी उन कंसर्न चेंज होता है, वो अभी क्या बात कर रहे हैं, माय वाइट डिस्चार्ज इज लिटिल डिफरेंट। तो मैंने पूछा जो कंप्लेंट है वो क्या, इचिंग बर्निंग? बोलते हैं गॉन। यस, हाउ आर यू फीलिंग मेंटली? तो बोलते हैं वे बेटर। मैंने बोला प्लीज थोड़ा एलाबोरेट कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं देखो अभी वो यहाँ पे, एक्चुअली आई एम कम्प्लीटली एंगोज्ड इन माई वर्क सो आई डोंट टाइम फॉर ओवर थिंकिंग। क्योंकि अभी दिक्कत ही नहीं हो रही है ना,
तो कुछ रिलैक्स काम वेरी, ठीक है, ये था फॉलो अप, ठीक है। अब जो बिगनर्स है थोड़ा उनके लिए मैं देना चाहूंगी, क्या आप लोग सुना हो जो है, क्योंकि स्टेप की, हाँ, क्योंकि जो स्टेप की, क्या बोल रहे हो मैम वो इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, रूब्रिक। हाँ हाँ ठीक है, देखो ये पेशेंट में ना पेन नहीं था को, तो पेन मेरे तो मतलब हमको, मैंने ऐसे सीखा है, मैंने एचएच एकेडमी का भी कोर्स किया है 1 साल का, ठीक है। तो मैंने भी सीखा है ये बात कि पेन है एक स्पेसिफिक है ना, पेन मतलब क्या है, दर्द, ठीक है। ये सिर्फ उसको दर्द नहीं था, उसको इरिटेबिलिटी भी थी, सॉरी ईटिंग भी थी और उसको बर्निंग भी हो रहा था। इसीलिए चिल मतलब जो ब्रॉड रूब्रिक है, चिल क्या, ये कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, इसमें हम चिल कंसिडर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली पेन, ठीक है मैम, समझा आपको? नो मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम चिल का मैम मतलब आपकी वॉइस होता बहुत है, ब्रेक हो रही हेलो है। मैम, चिल का जी मतलब बोलिए। जहाँ तक होता है, चिल का मतलब कि नो मैडम रिएक्शन, आवाज कट रही है। वार्मथ की कमी, नो रिएक्शन, मतलब वार्मथ की एक कमी होती है, नो रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन होना चाहिए वहां पे नहीं है रिएक्शन, ऐसा मानती हूँ मैं चिल क्या। हाँ वो भी अंडरस्टैंडिंग है मैम कि वार्म के जो ऑपोजिट है वो भी चिल है, और जो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है ना उसको भी हम चिल कंसिडर कर सकते हैं, ओके ओके, जैसे क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन जैसे, क्योंकि मतलब देखो अभी ये केस में कैसा, अभी उसका जो अक्यूट कंप्लेंट था, तो अक्यूट कंप्लेंट रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन किए ना कि आपको अभी अभी क्या लग रहा है, ठीक है। तो जो सॉरी जो उसको इरिटेबिलिटी है वो सिर्फ पेन की वजह से है क्या, ऐसा ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पेन एक स्पेसिफिक रूब्रिक हो जाता है। पेन मतलब सिर्फ दर्द के दौरान इरिटेबल होना, चिड़चिड़ होना, ऐसा। जो इससे चिल कैसे मैं हुआ, थोड़ा सा चिल ऐड करता हूँ मैम चिल में, हाँ मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ, यस सर। जैसे एलिशा मैम ने बताया है ना, मतलब चिल क्या है ना कि ठंडा, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाजार आज बहुत ठंडा है, तो जब जितना बिजनेस बाजार में डेली बेसिस पर होता है, जब उस पॉइंट तक नहीं जाता है, तो बोला जाता है कि आज बिजनेस ठंडा है, आज बाजार ठंडा है। तो मतलब जो एक एक्टिविटी रहती है उसमें एक कमी आती है, जो प्रोडक्टिविटी रहती है उसमें एक कमी आती है, वो होता है चिल। और बाकी मैम ने बताया कि जो नेगेटिविटी जो है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। जी मैम। तो जी इसमें जो मतलब ना उसको ये जो एक इसमें जो उसको इतना पेन हो रहा है, ये चिल ड्यूरिंग इरिटेबिलिटी हो सकता है फिर। कि जो पेन हो रहा है वो इरिटेबिलिटी चिल हो सकता है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है क्या। नहीं देखो मैम, हम यहाँ पे इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग क्यों नहीं लिया है मैंने, वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जब ओके, सिर्फ एक कंप्लेंट, हाँ, पेशेंट को सिर्फ अगर एक कंप्लेंट रहेगी ना कि पेन हो रहा है, सिर्फ पेन हो रहा है, और फिर उसकी वजह से वो चिड़चिड़ हो रही है ना, तो हम इरिटेबिलिटी पेन लेंगे, है ना, क्योंकि पेन है, इरिटेबिलिटी है। लेकिन अभी इसमें सिर्फ पेन था क्या पेशेंट को कंप्लेंट्स की वजह से, नहीं ना, उसको मतलब आप उसका नहीं कंप्लेंट के हिसाब से मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी जो कंप्लेंट थी, है ना, उसको इचिंग हो रहा, ठीक है, और उसको बर्निंग भी हो रहा था, है ना, और पेन भी हो रहा था, तो सिर्फ पेन लेना चाहिए क्या हमको, नहीं ना। तो ऐसी जगह पे दूसरा रूब्रिक है इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग, जो ब्रॉड रूब्रिक है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो केस में लिया है। ओके मैम।
लेकिन मतलब यहाँ वो मैं इतना सारा होने चिल के कहाँ है बाद ना। भी वो नहीं कर पा रही है, रिएक्ट नहीं कर पा रही है, ये उसका चिल है। हम्म। कि वो इतना पेन हो रहा है फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है, नहीं अपोज कर पा रही है, ये उसका चिल है। वो उस कंटेक्स्ट में नहीं लिया मैम मैंने। कर रही है ना जी वो मैडम, बहुत सारी रिएक्ट तो कर रही कंप्लेंट है। है ना, सारी कंप्लेंट चिल के दौरान है तो इसलिए चिल ले रही हैं। सब कंप्लेंट को एक बार मिला हाँ, दिया जा रहा है, ये मैटर है। सारे जैसे हीट कंप्लेंट्स ड्यूरिंग में सारी जो, कंप्लेंट है, डायरिया है, फीवर है, तो उसको हीट ड्यूरिंग ले लेंगे। केवल फीवर रहेगा तब फीवर हाँ ड्यूरिंग लेंगे, ये मिला के लेते, इसको हाँ चिल कहते हैं। हाँ, थैंक यू मैडम। जी जी। तो सॉरी, मैं ब्रॉडर अभी भी है जहाँ समझ पे, नहीं पाई। सॉरी, मैं अभी भी समझ नहीं पाई, सॉरी। थोड़ा सा समझाएंगे प्लीज। देखो मैम ये केस में ना मैंने एक स्पेसिफिक रूब्रिक नहीं लिया है। उसका जो कंप्लेंट है और कंप्लेंट के रिगार्डिंग उसका जो रिएक्शन है, उसके लिए मैंने इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग ये स्पेसिफिक रूब्रिक नहीं चूज किया है। उसकी जगह पे मैंने एक ब्रॉडर, और आप समझते हैं ना कि जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा और रहेगा, तो थोड़ी और ज्यादा रहेगी। हम एक स्पेसिफिक चीज को लेके ही नहीं उसको अटके रहेंगे ऐसा। और चीज मतलब कोई भी और नेगेटिव सिचुएशन, मतलब चिल है, आपने बताया ना वार्मथ और चिल, ये वाली भी बात। तो जहाँ पे वार्मथ नहीं मिल रहा है पेशेंट को, वहां पे भी हम सोच सकते हैं ना, ये रूप वहां पे भी सोच सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे इस केस में जो पेशेंट का कंप्लेंट है, पेन कंप्लेंट क्या है उसका, कि उसको वजाइना ईचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है और पेन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ तो रूब्रिक लेंगे ना, क्योंकि उसका काफी अच्छा, मतलब उसका रिएक्शन है ना, वो रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या रूब्रिक लोगे? आप इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग लोगे क्या उसके लिए? तो वही बोल रहे हैं मैम, वो रिएक्ट कर रही है तो वो चिल कहाँ से हो गई ना। नहीं नहीं नहीं, ओके मैम वो अरे मैं मैम चिल वो एक्सप्लेन कैसे कर रही हो थोड़ी, सकता है? जी जी जी, हूँ, रिएक्ट नहीं कर पहले रही है आप इसलिए वो बताइए आप चिल स्नेहलता सोच मैम। रहे हो। हाँ, एक सेकंड। जी मैम, स्नेहलता मैम पहले आप बताइए आपके माइंड में क्या है इसको लेके, इस रूब्रिक को लेके या चिल को लेके। मतलब मेरे माइंड में ये है कि चिल का मतलब होता है कि आसपास के वातावरण या स्वयं से कोई भी रिएक्शन ना होना। यानी वो ये सोच रही है कि वो उसके हस्बैंड समझे उसको, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, तो इसलिए वो चिल है क्या? कि वो ऐसी और इतना पेशेंट ने, तकलीफ में है लेकिन नहीं वेट, समझ रहा है पेशेंट उसको। कुछ बोला है आपको? एक मिनट, पेशेंट ने आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है? हस्बैंड नहीं 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 समझ नहीं पा दिया, रहा है, नहीं ऐसा नहीं कुछ, नहीं ऐसा दिया कुछ है, नहीं लेकिन है। उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपका जो रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग है वो सही है, वो एक मीनिंग है चिल का। ठीक है, एक रूब्रिक के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं ना। यस यस हो तो सकते मैं हैं। वही, हाँ हाँ, तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे जब होता है, जब पेशेंट को कई तकलीफ होते हैं, सिर्फ एक ही तकलीफ नहीं होती है, और उसके वजह से रिएक्शन है कि इरिटेबिलिटी। सो देन वी कंसिडर दिस रूब्रिक इरिटेबिलिटी चिल ड्यूरिंग इंस्टेड ऑफ एनी स्पेसिफिक, कोई भी एक स्पेसिफिक, क्योंकि चिल ये एक ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड टर्म है। चिल ही है ना, चिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, क्या वाली स्टेट तो उसमें नहीं है सब ना, आ जा रहे हैं। उसके सब, हाँ। और ये बहुत उग्र नहीं है, ये बहुत माइल्ड है समय में हो रहा है उनको, जबकि ये घटना घटने के बाद कई बाद हो रहा है। हाँ, जिस दिन उनका हुआ था तो उसी दिन से कंप्लेंट स्टार्ट हो गए थे पेशेंट को। जी मैम, आप बाकी का कवर कीजिए अभी। जी जी। तो स्पेशली कैसा है, स्टैफी तो फास्ट रेमेडी है, ठीक है, पर जो बिगिनर्स है तो उनके लिए स्पेशली मैं कुछ पॉइंट्स जो है ना स्टैफी के, वो कवर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर रूब्रिक है ना नीफाइड, वो समझते हैं। ठीक है सर, मेरी आवाज क्लियर है ना, या बेबी का थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है? नहीं नहीं, क्लियर आ रही है मैम। एक मिनट, मैं थोड़ा कैमरा बंद कर देती हूँ सर।
ओके चलो डिफाइड, ठीक है। अभी अभी एडोनिस में ना इसमें काफी रूब्रिक ऐड हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जब हमको ये रेमेडी पढ़ाई गई थी तो उस टाइम पे ना इसमें सिर्फ 5 ही रेमेडीज थी, काजूकुटम, कैलकेरिया, नाइट्रम कार्प, नाइट्रम न्यूल, स्टैफिसाइक्लिन, ठीक है। तो मतलब ये वो रूब्रिक है, ठीक है, स्टैफी का। बिगिनर्स है उनको जब ये क्वेश्चन आता है ना कि ये रेमेडी का कोर क्या है, तो जो रूब्रिक्स जिनमें कुछ मेडिसिन होते हैं वो भी होता है, और जो सिंगल होता है वो तो होता ही है कोर, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज डिग्निटी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ इस और रिस्पेक्ट, ठीक है, कि मुझे ये क्वालिटी है कि मैं रिस्पेक्ट की योग्य हूँ। दिस इज डिग्निटी। सर मेरा कैमरा ऑफ है ना? मैडम जी। हाँ मैम। हाँ एक्चुअली ना ये थोड़ा परेशान कर। नेक्स्ट, व्हाट इज डिग्निटी? The right of a person to be valued and respected for their own sake and to be treated ethically, ठीक है। तो ये पर्सन का लगता है कि ये मेरा राइट है, वो वैल्यू मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और किसके लिए होता है ना, वो खुद के लिए होता है, खुद के लिए, और उनको मॉरली करेक्ट ट्रीट किया जाए, ठीक है। So dignity is expecting others to treat you the way you treat us. मैं आपको जैसे ट्रीट करूंगी, मैं चाहूंगी कि सामने वाला भी उसी तरह से मुझे ट्रीट करे। ये होता है डिग्निटी में, ठीक है। A dignified person will walk away from undignified relationships, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मान, गरिमा, ठीक है। तो डिग्निफाइड क्या है? हैविंग और शोइंग कंपोज्ड और सीरियस मैनर दैट इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ये होता है डिग्निटी। अभी स्टैफिसाइक्लिन में इगोटिज्म भी है, तो इसमें डिग्निटी और इगोटिज्म का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अभी ईगो क्या है? द आइडिया और ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ, स्पेशली योर फीलिंग ऑफ योर ओन इम्पोर्टेंस एंड एबिलिटी। इसमें क्या है कि मेरा ही है सब कुछ, आई, मी एंड माई सेल्फ। और ईगो में हम दूसरों को डिसरिगार्ड करते हैं। An egoistic person disregards other personal interest. Dignity में ये बात नहीं होती है, हम दूसरों को डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? बराबर। डिग्निटी क्या है? मैं आपको अच्छे कर रही हूँ, आप भी मुझे अच्छे से ट्रीट करो, वो डिग्निटी वाली बात है। लेकिन ईगो मैं तो हूँ ही अच्छा, और सामने वाले को वो डिसरिगार्ड करेगा, अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। हिंदी में हम उसको कहते हैं अहंकार, ठीक है। Staffy always fights for his dignity very much, बराबर, and will not do anything that reduce his dignity. Any such event where he feels that has lost his dignity in the eyes of others, people are pinpointing at him or they raise fingers at him, is like death for him. So we have a single staff है इसमें, ailments from mortification with indignation. अभी इसको समझना है, इसमें सिंगल स्टैफ स्टैफ का, बराबर। अब ये समझने के लिए हमको मॉर्टिफिकेशन और इंडिग्नेशन क्या है वो समझना है। हमको इंडिग्नेशन समझने के लिए पहले डिग्निटी समझनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले डिग्निटी बता दी, ठीक है। नाउ व्हाट इज मॉर्टिफिकेशन? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ग्रेट एम्बैरेसमेंट एंड शेम, ह्यूमिलिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैराग्य, मानहानि। मॉर्टिफिकेशन है ना, ये बड़ा टर्म है, इसमें एम्बैरेसमेंट भी है, शेम भी है, ह्यूमिलिएशन भी है। हर लोगों के बीच में इतनी बुरी तरह से आपके साथ बर्ताव किया जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। इतना एम्बैरेसमेंट, इतना शेम, इतना ह्यूमिलिएट होता है वो पर्सन, उसको लगता है कि मर जाऊं, और ये फीलिंग होता है स्टैफ में। व्हाट इज इंडिग्नेशन? Feeling of loss of his self-esteem and high moral and social standard, जो बना के रखे हैं खुद के लिए सेल्फ स्टीम खुद का, वो जब लॉस होता है तो फीलिंग आती है, that is indignation. Feeling oneself low in the eyes of others, feeling of loss of dignity. Any five person will never do any unworthy, morally improper work. He will always behave according to his nobleness or socially high position. हिंदी में अगर इसको हम समझ तो गरिमा से गिर जाना, अपने आप को दूसरों की निगाहों में छोटा महसूस करना, ठीक है। डिग्निटी इज अ फीलिंग where a person considers himself more respectable and
at a higher level than others because of his qualities, social position in the office or at home, his age or due to his rank, etc. देखो डिग्निटी में वो अपने आप को रिस्पेक्टेबल मानता ही है और एक हाई लेवल पे है, लेकिन वो दूसरों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा उसकी वजह से। वो क्यों खुद को लेवल पे समझता है कि क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटीज ऐसा रहती है या उसका पोजीशन वैसा रहता है या ऑफिस में या घर पे उसका पोजीशन वैसा रहता है, इसलिए वो अपने आप को उतना डिग्निफाइड समझता है। और स्टैफी में दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज वेरी डीप इन हिज साइड व्हेन ही फील्स दैट ही इज लूजिंग दिस रिस्पेक्ट फॉर एनी रीजन, ही गेट्स एंग्री विद हिम। ठीक है, जब उसको लग रहा है कि उसका रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है उसको, तो गुस्सा आता है। बट he shrieks with anger inside without expressing it to other person, keeps himself in a feeling of being insulted. This is the feeling of indignation. Clear सबको ये समझ में आ रहा है ना? वैसे तो ये सबको मालूम ही है। Ailments from indignation, ailments from anger, ailments from anger suppressed. Any kind of indignation hurts him so badly that it is like death for him. Ailments from mortification with indignation. Single staph. अभी देखो, the first impression of a Staphysagra patient is that of a very sweet person, very gentle, with people around, not demanding on a doctor, very considerate, who does not hurt anybody. देखो ये पेशेंट ने भी बोलते बोलते बोल दिया था कि मैं ना दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहती, और ये भी पेशेंट कितनी स्वीट थी, कितनी जेंटल थी है। ठीक है, तो इसमें रूब्रिक्स है माइल्डनेस, अफेक्शनेट, cares full of others about and anxiety for others. अब देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा समझने की बात है कि स्टैफी है ना, cares full of others है और anxiety for others में ही है। ना वो anxiety for family में है, ना वो relatives में, ना वो care of family है ना relatives है, सिर्फ others के लिए ही है। ये हमको समझना है कि सिर्फ इन रूब्रिक्स में क्यों है। ठीक है, not demanding on a doctor means they are so mild that they will not push the physician too hard to cure them. Even if they don't get relief, they will not say it rudely for the fear of hurting the other person's sentiment. They are very careful while doing things lest it invites criticism from others. So they behave almost apologetic during a conversation. अभी देखो ये पेशेंट का भी मैंने आपको शो किया था ना कि नेक्स्ट डे पे, थर्ड डे पे उन्होंने खुद होके मुझे बोला ही नहीं, तो जब मैंने खुद होके पूछा तो पहले उन्होंने बोला कि सॉरी मैम। ये रहता है स्टैफी में। ऐसा क्यों रहता है कि सामने वाला मुझको ना बोले, उससे मैं ही एपोलॉजी कर दूं ना। They themselves point out their mistakes and be humble rather than giving others an opportunity to point out their mistakes. ठीक है, for example, if they are late by a day or two, they will bring to your notice soon after entering the chamber and give an explanation for the delay and will express their regret for the same. They will ask for permission before taking any step regarding their treatment. So we have the rubric sensitive to criticism. Physician criticize she is. Criticism क्या होता है? टोक टोक, जो टोक टोक होता है उनके लिए ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मूवी में जो क्रिटिक्स होते हैं वो क्या है तुमने मूवी में क्या गलत, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब शो करते हैं। वैसे ही जब उनको बताया जा रहा है कि तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसे क्यों किया, ये जो टोक टोक रहता है, दैट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म टू से व्हाट इज बैड रॉन्ग विद समबडी और समथिंग। ठीक है, किसी की निंदा या आलोचना करना, दिस इज क्रिटिसिज्म। एंड स्टाफ बहुत सेंसिटिव है इस चीज के लिए। Another core of Staphysagra. It is not that they do not get angry. ये वाली बात ही नहीं है कि एंग्री नहीं होते हैं वो, but they feel too dignified to fight back. ठीक है, डिग्निटी की वजह से वो फाइट बैक नहीं करते हैं। और सेकंड होता है एम्बिशन की वजह से भी वो फाइट बैक करते, वो आगे है, इसी में है। They fear what others would say about them if they react. अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। The main concern is to maintain their dignity, and for this they hold back all their emotions and hide their feelings. So we have rubrics hiding things sensitive to opinion of others, fear about social position, distrust of social position. ठीक है,
और देखो ये रूब्रिक है एंगर नेवर एंग्री, उसमें सिंगल स्टेप है, बट क्योंकि पहले जब नहीं थी मैं ये रेमेडी रूब्रिक जब पढ़ती तो मुझे मतलब ये रेमेडी एंगर शो नहीं करती है, ऐसा मुझे लगता था, जो बिगिनर्स को लगता है। तो इसलिए मैंने ये खास यहाँ पे मेंशन किया कि ये बात है नहीं, उस सिंगल स्टेप है लेकिन, पर वो एंगर दिखाती ही नहीं है, वो एंगर एक्सप्रेस ही नहीं करती है। ये एंगर नेवर एंग्री में सिंगल स्टेप दिया है कि जो मॉर्बिड है, ठीक है, they feel that they should not do anything that is undignified even though others may be doing so, सामने वाला भी अगर कर रहा है तो भी ये नहीं करेगा। they fear that it may bring a bad name to them and they fear they lose that position they have earned for themselves, so they make all the efforts to maintain dignity and earn a good reputation so that everybody should look them with great honor। यही सब कोर होता है स्टडी का। और इसलिए वी हैव रूब्रिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन, एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, एम्बिशन इंक्रीज्ड एंड एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम। अभी देखो, feel themselves to be too rude to stoop low to the level of other person, ठीक है। फॉलोइंग आर द रूब्रिक्स फॉर इज फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस और सुपीरियरिटी, क्योंकि क्या है स्टैट में वो भी है बराबर, तो इनको लग ऐसा, इसकी वजह से उनको ये भी है कि मैं ग्रेट हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। और ये रूब्रिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझेगा इसकी ये रूब्रिक्स है उसके रिलेटेड। डिल्यूजन्स ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स व्हाइल ही इज ग्रेट, मैं बड़ा हूँ बाकी सब लो है। लार्ज ही हिमसेल्फ सीम्स टू लो डाउन एवरीथिंग beneath him see to diligence small things appear small, मेरे सामने होता है। diligence tall, he और she is tall, आप नोटिस कीजिए वो लार्ज भी कंसिडर करता है। लार्ज क्या साइज में जो लार्ज होता है, तो स्टैफी को लगता है साइज में भी वो लार्ज है, और टॉल हम कैसे बोलते हैं हाइट में जब हम बोलते हैं, दोनों रूप है स्टैफी, मतलब इतना वो खुद को ग्रेट या सुपीरियर समझता है। This sense of superiority to others, because of his position, knowledge, age, etc., makes him responsible towards others. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है ना, इस सेंस ऑफ सुपीरियरिटी की वजह से आती है। इसकी वजह से he cares excessively for others, ठीक है। He cares for all those dependent on him, neglecting his own needs. He fulfills all the requirements like that of mother and father, neglecting the needs for the necessities of their children, saving through their limited means. They give away everything they have for children, as if they are denying their own existence. इसीलिए स्टैफ सेल्फ डिनाइल रूब्रिक में भी है। और अभी सिंथेसिस एडमिशन में 9 रेमेडीज, बट अदरवाइज एगेरिकस, फोडो, स्टैफ, ये कुछ रेमेडीज थी जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज पहले के रेमेडी में, इसीलिए ये भी कोर है। ये सेल्फ डिनाइल को समझना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिनाइल मीन्स रिफ्यूजिंग समथिंग टू द सेल्फ विच इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन सर्वाइवल, ठीक है। स्टैफ क्या करती है, जो खुद की जो नीड्स है, जो खुद को चाहिए है, डिनाई करती है, ठीक है, इसलिए सेल्फ डिनाइल में है, ठीक है। बट ये क्यों है ये आप समझते हैं, बिकॉज सेल्फ डिनाइल मतलब इस नेचर की वजह से, खुद को डिनाई करने का जो बिहेवियर है, बिकॉज ऑफ दिस नेचर ही होल्ड्स हिमसेल्फ बैक एट एवरी स्टेप। स्टेप करता है हर स्टेप में वो अपने आप को रोक देता है, स्पेशली ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर। जब उसको गुस्सा आता है ना तो वो अपने आप को रोक देता है, overlooks his own needs for the needs of those dependent on him। इसीलिए इनिमिशन में भी है। सेल्फ डिनाइल मतलब खुद को डिनाई करना, जो नीड्स है उसको डिनाई करना, ठीक है। और इनिमिशन मतलब खुद को रोक देना। स्पेशली स्टैफ इनिबिशन में इसलिए है क्योंकि वो हर स्टेप पे उसके गुस्से को रोक देता है, ठीक है। कि हमको ये समझना है कि व्हाई डज स्टैफ बिलोंग टू द रूब्रिक्स, बट व्हाई स्टैफ इज एक्ट इन रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी रूब्रिक्स। क्या आप ये सभी एग्री करते हैं? प्लीज थोड़ा कम्युनिकेट कि स्टैफ रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी में एब्सेंट है, बराबर ना? ये हेलो, तो हमें कम्युनिकेट कीजिए।
ये आज पता चला मैम मुझे तो। चलो चलो, मतलब एटलीस्ट मैं जो बता रही हूँ तो एटलीस्ट वो किसी एक को भी अगर मालूम पड़ता है तो अच्छी बात है ना। तो स्टैफ देखो, अब हमने क्या पढ़ा, स्टैफ कौन से रूब्रिक में है, सेल्फ डिनाइल में है, खुद को डिनाई करना, खुद के नीड्स डिनाई करना, बच्चों को अपने सामने रखना, लाइक पेरेंट्स जो करते हैं ना डिनाइल, उसमें है। ठीक है, मतलब हमको समझ में आ रहा है ना कि ये कितना एक्सेसिवली केयर कर रहा है, खुद के नीड्स डिनाई कर रहा है। और सेकंड, इनहिबिशन में भी हर स्टेप पे खुद को रोक रहा है ना। तो फिर ये एब्सेंट क्यों है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी रूब्रिक्स में? और कौन से रूब्रिक्स में प्रेजेंट है स्टैफ? सिर्फ केयरफुल ऑफ अदर्स आउट में है और एंजाइटी अदर्स फॉर में है। आप चेक कीजिए, आप भी एक बार चेक कर लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सो द ओनली रीजन इज एम्बिशन एंड द स्पेसिफिसिटी फॉर फेम। अभी एक और पॉइंट थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं सप्रेशन, ठीक है, स्टेप का कोर है फ्रॉम एंगर, ठीक है, सप्रेस कर रहे हैं मतलब हम लोग उसको अंदर डाल रहे हैं, है ना, हम लोग नहीं निकाल रहे, दैट इज सप्रेशन, वो सही बात है। बट और एक क्या मेन कंपोनेंट होता है सप्रेशन का? प्लीज थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए। सप्रेशन मतलब क्या? और हेलो, अपने हाँ मैडम, इमोशन ताकि उसकी खुद को की ना पोजीशन दबा खराब ना देता हो है, समाज में, मतलब अपने इमोशन को दबा इसलिए देता सप्रेस है, कर लेता है। हाँ, क्योंकि उसको एम्बिशन चाहिए रहता है, उसकी वजह से वो ज्यादा अपने आप को झंझट में नहीं फंसाना चाहता, उसकी एम्बिशन फुलफिल ना हो, हाँ, अपनी सिर्फ डिग्निटी सप्रेशन खराब के ना टर्म्स हो। में सिर्फ, हाँ, वो तो स्टैफी के रिकॉर्ड में है, वो बराबर है। सिर्फ सप्रेशन बताइए, सप्रेशन मतलब क्या? हम अंदर ही सप्रेशन अंदर डाले, बराबर। एंगर सप्रेस, एंगर अंदर डाले, जैसे अभी आपने बताया इमोशन सप्रेस, तो इमोशन सप्रेस कर रहा है वो पर्सन, ठीक है। लेकिन इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो क्या है? वो ये है ना कि सप्रेशन में, पुटिंग हाँ, पावर, इसमें सप्रेशन में कॉन्शियसली वो अवेयर रहता है कि वो सप्रेस कर रहा है, और रिप्रेशन में एग्जैक्टली उसको पता नहीं रहता। एग्जैक्टली देखो, मैंने एंगर सप्रेस की, मतलब मुझे मालूम है कि मैंने एंगर सप्रेस किया है, या मैं बहुत इमोशनली वीक फील कर रही हूँ तो सारे मेरे इमोशन सप्रेस कर दिए, तो मुझे मालूम है कि मैं इमोशन सप्रेस की हूँ, मीन्स आई एम अवेयर ऑफ इट, कॉन्शियसली आई एम अवेयर ऑफ, मुझे मालूम है ये चीज। इसके ऑपोजिट क्या है? रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, मतलब रिप्रेशन में भी सप्रेस ही किया जाता है, लेकिन एकदम फोर्सफुली वो कि मालूम ही नहीं करता है कि हम अंदर, मतलब इनहिबिशन में, सॉरी, रिप्रेशन में अवेयरनेस नहीं होती है रिप्रेशन में, ठीक है। डायरेक्टली जो हमारा फीलिंग्स है या इमोशंस है या जो एंगर है, वो डायरेक्ट विदाउट पासिंग थ्रू द कॉन्शियस लेवल, इट पासेस ऑन टू द अनकॉन्शियस लेवल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूं, से क्लियर हो जाएगा। एक बॉस है, अपने सबऑर्डिनेट को वो चिल्ला रहा है, ठीक है। अभी वो बहुत गुस्सा आया, उसको मालूम है, लेकिन कुछ बोला नहीं, उसने क्या किया? गुस्सा सप्रेस किया, बट नो उसको बहुत गुस्सा आया पर उसने कुछ बोला नहीं, रिप्रेस। अभी रिप्रेशन में क्या होता है ना, बॉस है वो चिल्लाते जाता है, चिल्लाते जाता है, चिल्लाते जाता है, ठीक है। एक पॉइंट आता है कि वो एंगर है ना, वो भी फील नहीं होता है, तो सबकॉन्शियसली वो फोर्सफुली है ना, एंगर कॉन्शियस लेवल पे चला जाता है, तो अवेयरनेस नहीं रहती है। तो ऑडे सेपर में है ना, मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑडे सेपर में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये दोनों थीम्स, सप्रेशन तो है ही प्लस रिप्रेशन, ये स्टैपे में होती है। तो सप्रेशन जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ डिनाइल, है ना, उसको मालूम रहता है उसमें कि वो सप्रेस, वो की नीड्स डिनाई कर रही है, शी इज अवेयर दैट सप्रेशन, दैट इज सेल्फ डिनाइल इन द फॉर्म ऑफ सप्रेशन, और रिप्रेशन की फॉर्म होता है स्टैफी में इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिशन, क्योंकि इनहिबिशन में वो अपने आप को बस रोकता है, बोलता ही नहीं है। तो ये है रिप्रेशन का पार्ट, जो दोनों स्टैफी में आते हैं। ये मुझे एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। और देखो, यस, वो बहुत केयर दिखाता है सबके लिए, वो बहुत केयर दिखाते हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बनता है, बोल, है ना।
लेकिन उसके पीछे सिर्फ ये रीजन है, उसका एम्बिशन एंड द स्पेसिफिसिटी इज फॉर द फेम। उसका एम्बिशन रहता है ना, उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। अगर वो केयर नहीं दिखाएगा फिर लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ बुरा तो बोलेंगे ना, तो ये वो नहीं। स्टैफी loves reputation in the society. He strives hard to achieve that status through his life. What is for others in the society is all directly linked to maintain that position of reputation in the social order. ठीक है, इसलिए आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है स्टैफी, और इसमें भी ड्यूटी के रूब्रिक में भी नहीं है वो, और बाकी के भी केयर वाले या एंजाइटी के रूब्रिक्स में नहीं है। This trends a mask that he wears with maximum pain, which is his only ambition. He wants everyone to look at him with a good and respect that will show him only in good light. But good light में कहना है हम। He believes that he can achieve this only by pleasing everyone around and hence yield. इसलिए वो yield करता है, please करता है। He affectionate and even generous, even if he is seething with anger within. अंदर से भले इतना गुस्सा हो, and being a man of will control, he is able to hide his emotions and feelings with such finesse that it is difficult to perceive his true emotional state within. All this because of his want to stand in society as a very reputed man. This is the reason why Steffi behaves so. Hence, here are the rubrics: hiding things, sensitive to opinion of others. कि वो सेंसिटिव है, दूसरे उसके बारे में अगर कुछ ओपिनियन देते हैं तो उनको वो सेंसिटिव है। सोसाइटी में एक पोजीशन चाहिए ही, वो मेंटेन ही करनी है, इसीलिए फियर अबाउट सोशल पोजीशन, डिस्पेयर तक चला जाता है वो, डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन। सेंसिटिव टू मॉरल डिफरेंस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो होते हैं वो हमेशा सोसाइटी अकॉर्डिंग होते हैं, बराबर। और मॉरल्स जो होता है ना, ये एक्सप्लेन क्या, ये सबको मालूम है। सेंसिटिव मॉरल इंटेंशन शायद सबको मालूम है, ठीक है, मैं आगे करती हूँ। जेनरस 2 में है, ठीक है। अभी देखो जेनरस 2 हम ये रूब्रिक समझते हैं ना कि वो दिल खोल के सब दे देता है, सब उसको दे देता है जनरल। लेकिन स्टैफी को क्यों देना रहता है? बस यही रीजन है, एम्बिशन एंड स्पेसिफिसिटी फॉर फेम, फियर, सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। इतना गुस्सा है वो, डर है कि ये कंट्रोल में खो ना दूं, और क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने अपना कंट्रोल अगर मैंने खो दिया तो फिर मैं, और मतलब सब गुस्सा उसका निकल जाएगा। ये आगे की रूब्रिक्स में है, इसलिए फियर रेज टू फ्लाई इनटू, इसमें सिर्फ कैल्केरिया, चाइना, नक्स, स्टैफी है। अभी देखो सारे रूब्रिक्स नहीं पढ़ूंगी अभी, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम है स्टैफी में। देखो क्यों है इतने सारे? Because he is extremely emotionally sensitive. Although he feels like reacting to things which he does not like or does not feel justified, he observes them silently. But he cannot tolerate injustice or support. That's why injustice cannot support. Slowly, while observing this injustice or disagreeable event, he keeps building violent anger within, which remains suppressed. There comes the stage when this violent anger becomes so much that it becomes impossible for him to keep it inside. कब तक अंदर रखेगा ना, कोई भी पर्सन कब तक अंदर रखेगा? So he suddenly gives a sharp explosive reaction and fires the only person very badly who is doing injustice. His anger is so violent that he suddenly bursts upon the one doing injustice or a wrong thing happening to him. He fires him as if taking all out the anger on him. अभी हम नेगेटिव रूब्रिक्स, मतलब मैंने अभी यहाँ सारे नेगेटिव रूब्रिक्स को प्रेजेंट किए हैं। अगर सॉरी, माइंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, पर्सन्स एट हु ऑफेंड, जो पर्सन है पे वो बहुत गुस्सा है, जो बहुत इंजस्टिस कर रहा है, उस पे वो सारा अपना एंगर थ्रो करेगा। एब्रप्ट, रफ, हार्श, एब्यूजिव, इसके ब्लास्फेमी में भी है कि जो सीनियर है, जो एल्डर्स है, मतलब जो जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भी फिर वो अच्छे से बात नहीं करेगा उनके साथ। थ्रोस थिंग्स इनटू फायर, डिस्ट्रक्टिवनेस, ब्रेक्स, set things on fire,
anger violent, anger easily, anger at ripples, anger throwing things around, anger contradiction, anger pushes the table away, single step. मतलब देखो, एंगर नेवर एंडिंग ऐसा भी रूब्रिक है, उसमें सिंगल स्टेप दिया है, और एंगर में कितने सारे रूब्रिक्स, क्योंकि जब मैं नहीं तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि अगर कोई बिगिनर है तो उनके लिए थोड़ा ये आसानी रहेगा। इसको अभी हम सम अप करते हैं। स्टेफी इज सो डिग्निफाइड, makes him more sensitive to feelings of his status. Indignation can only be felt if one's dignity has been hurt. Most of the things that cause Steffi's ailments arise from his feeling of his loss of position. Any rudeness from anyone indicated that his position as a man of fame is slipping. This will lower his reputation, and that is something he cannot tolerate, which causes him to suffer. Hence, Steffi loves to stay in a position of reputed person in the society, for which he is ready to sacrifice his normal emotional reaction by self-denial and inhibition. ये टैगलाइन हम सबको मालूम है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। थैंक यू सो मच। जी सर, मुझे इतना ही करना था प्रेजेंट। हाँ हाँ बोलिए। जैसे कि वो केयरफुल अदर्स अबाउट में है ये, तो हाँ। ये क्यों है? मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में नहीं है, तो केयरफुल क्या एम्बिशन की वजह से है, किस लिए है? अदर्स मतलब कौन होते हैं? अदर्स ना, जो फैमिली के अलावा है, जो रिलेटिव्स के अलावा है, बाकी लोग, उनके लिए ये केयर है ना। इसमें फैमिली भी आई कि नहीं आई? नहीं, इसमें फैमिली नहीं आई, नहीं आएगी ना। अच्छा, नहीं आएगी। जो ब्लड रिलेटेड नहीं है। जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होने के बाद ये अदर्स में केयरफुल क्यों है, ये क्वेश्चन है। मैं देखो स्टैटिक क्यों दिए है सिर्फ केयरफुल ऑफ अदर्स में, ये मैं आपको समझा रही हूँ ना। अदर्स मतलब कौन होते हैं? जो बाकी है। अभी स्टैफी को क्या नहीं चाहिए? अभी जो मैंने इतना सब प्रेजेंट किया उसको क्या समझा? पोजीशन, एम्बिशियस, ये है। ये एम्बिशन चाहिए। तो बाकी के लोग उसके बारे में बुरा बोलेंगे तो इसको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए वो उनकी केयर करेगा ना अदर्स के लिए। समाज में सम्मान मिलेगा, उसका स्थान बनेगा। यस यस, ओके, दैट्स व्हाई अदर्स में प्रेजेंट है स्टेप। थैंक यू। इस वजह से यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस मैम, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। थोड़ी आवाज कट रही थी, बहुत अच्छा क्लास रहा। हाँ, थोड़ा लेकिन अच्छा आवाज कट रही थी। अरे मैडम पूरा आवाज अच्छे से नहीं आ रही, फिर भी ठीक है, चलेगा। बहुत मजा आया। अरे आवाज रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम इसकी? आवाज इसलिए कट रही थी मैडम की पीपीटी बहुत अच्छी थी मैम आपकी, ग्रेट, बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू सो मच। ये मटेरियल आपने खुद से बनाया या कहीं से मिला है? ये खुद से ही तैयार किया है? ये ऑडेसेपर का मटेरियल है जो स्कैटर्ड फॉर्म में था, मैंने बस उसका इकट्ठा किया है ताकि मैं प्रेजेंट कर पाऊँ, छोटा सा जिस्ट, स्टैफी का जिस्ट। और ये जो रूब्रिक्स है वो तो सारे सिंथेसिस एडमिस से है। मैं सिंथेसिस एडमिस की अभी करती हूँ यूज ज्यादातर। यस, डायनेमिक्स में आपको समझाना, मैं क्या समझाना चाहती थी वो समझाना, आपको कोर ऑफ स्टैफी समझाना चाहती थी मैं। मैडम आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। एक्चुअली आपने थोड़ा बोलना चाहिए था कि आवाज कट रही है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क फुल है एक्चुअली। मैडम आवाज जो कट रही है इसका कारण ये है। लेकिन ये कितना आश्चर्य की बात है मैम कि वो अपनी फैमिली को प्यार करता है, सब कुछ करता है, इतना कॉन्शियस है, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में नहीं है। ये सोचने वाली बात है। इतना कंसाइंस है ना, और इतना जनरस है, और इतना मतलब सेंसिटिव है, सब कुछ है, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। ये कितना कॉन्ट्रडिक्शन। तो अभी आप समझा ना मैम? अभी समझ गया ना मैम आपको? मतलब वो क्लियर हो गया ना अभी आपको?
हाँ, ये सारा कुछ उसका हाँ सोशल पोजीशन और एम्बिशन की वजह से है शायद ना, ऐसा इसलिए। यस। अभी शायद क्यों ओके, बोल रहे हो मैम, उसकी वजह से है ना। हाँ हाँ, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। हाँ जी आपने बहुत अच्छा बताया। वो जनरसिटी वगैरह सब है, उसके साथ मैम ये उसका नेचर लॉ में स्टैफ नहीं है ना, शायद इसीलिए उसका सेल्फ सेंटर्डनेस और एम्बिशन उसकी वजह से ही केयरफुल ऑफ अदर होगा ना मैम। हाँ मैंने बताया ना मैम वो कि अदर्स में क्यों है, जनरस में भी है देखो, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मैं भी हो हाँ, वो जाती थी। नेचर लॉ में नहीं है, इसीलिए ऐसे लगा कि नेचर लॉ वाला रिटर्न की अपेक्षा नहीं करता। हाँ नेचर यही लॉ उसमें नहीं है ना स्टैफी, नहीं आप है, एक बार नहीं चेक है कीजिए। हाँ नेचर में वो देखा मैंने अभी, नेचर्स लव में नहीं है वो, मतलब सेल्फलेसनेस नहीं है उसका, एम्बिशन उसका सेल्फिश मोटो है। यस बहुत अच्छा बताया हाँ, मैम आपने। आपने बस बहुत मुझे ऐसे यही बताना था। फ्रेगनेंस मिला हमें, थैंक यू। जी, और मुझे 2 पॉइंट जो बताई थी, एक सप्रेशन और एक रिप्रेशन, आई होप वो भी आपको क्लियर हो गया है ना। क्लियर है मैम, मगर क्लियर। एक और थोड़ा सा तकलीफ दे रही हूँ, रिप्रेशन का अगर एक एग्जाम्पल बता सकें तो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया ना मैम, देखो बॉस कंटिन्यूसली डांट रहा है सबऑर्डिनेट को, ठीक है, अब उसको मतलब वो कंटिन्यूस हो ही जा रहा है, रोज डांट रहा है, रोज डांट रहा है, रोज डांट रहा है। अभी एक पॉइंट ऐसा होगा ना कि वो जो अब एंगर वो है आदती हो वो गया, अब फोर्स, आदती हो गया, उसको सह लिया उसने। आदत हो गया और वो अब फोर्सफुली उसको आदती, और अनकॉन्शियस उसके लेवल पे उसके चला प्रति गया वो। इम्यून हो गया। अब उसके प्रति इम्यून हो गया वो। बट नहीं फीलिंग करता। है सर, वो फीलिंग वैनिश नहीं हुई है, वो डर वाली फीलिंग है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे चली गई है, बहुत वो अचेतन में चली रिप्रेस हो गई गई है। है। ये थैंक यू मैडम, वो बहुत होता बहुत। है रिप्रेशन, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। अवेयरनेस लॉस होके वो डिप्रेशन में जाता है, उसको अवेयर ही नहीं होता यस वो एंगर एक स्टेज पे पीक को जाने के बाद। यस यस, अवेयरनेस के बाद अवेयर इज द डिफरेंस। थैंक यू। जी मैम, फिर मुझे मैम अच्छा वो लगा रिप्रेस हो कि जाता है। हेलो मैडम, वो रिप्रेस होता हाँ है, हाँ फिर भी उसकी हाँ, मॉर्बिडिटी इसकी वजह से होती है ना, उसकी वजह से होती मॉर्बिड होता है ना। होता है ना सर। जी, भले उसको चेतन में हो, पता ना हो कॉन्सियसली, लेकिन वो मॉर्बिड होता है उसकी देखो ये, वजह से। हाँ मॉर्बिडिटी है ना, देखो ये और रिप्रेशन हम किस में देखते हैं, मैग्नेटिज्म में देखते हैं ना। जी मैडम। मैग्नेटिज्म का थीम क्या है, वही यही थीम होता है आवाज ना, कट रही मैडम रिप्रेशन। ना, क्यों, आवाज कट रही आवाज। है, मैग्नीशियम म्यूर बोला क्या आपने? मतलब मैग्नीशियम, ओवरऑल मैग्नीशियम, बस क्यों कट रही है ओके, मुझे नहीं पता, कि उसको अवेयर ही नेटवर्क नहीं इशू। होता है नहीं, क्योंकि वो तो एकदम एक्चुअली। अपने आप को वो फील करता है ना, कि जैसे कि एबंड, वो कहते हैं ना, क्या ऑर्फन वर्ड नहीं फीलिंग। आ रहा है, जैसे ऑर्फन फील करता है ना, इसलिए वो जानबूझ के भी तो सहता है ना, कि अब क्या करें, इसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है, इसलिए भी वही तो मैं सहता बता है रही वो। हूँ कि हाँ रिप्रेशन में ना उसको मालूम भी नहीं रहता है, पर्सन को इज नॉट ए, उसको वो मालूम भी नहीं रहता है, नॉट नो अवेयरनेस, वो हमारी बात होती है। छोड़ दिया जाएगा, अबंडन कर दिया जाएगा, इसलिए वो जो है अपनी बात पर रखता नहीं है, हाँ हाँ वो मैग्नीशियम अपनी वो है आइडेंटिटी को जी। शो नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करता है वो। हम्म। थैंक यू। पता है ना कि उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल कहाँ कोई कर पाएगा, इसलिए जो है वो उसी में रहो, ऐसे इस तरह का है ना, कि जो मिल रहा है, जो अपना इच्छा जी जी जाहिर ही नहीं करता है ना, अपनी इच्छा जाहिर करेगा हाँ क्यों, हाँ कि जैसे तैसे तो वो पल रहा है ना, तो हाँ हाँ ये हाँ भी हाँ एक फीलिंग है ना। जी जी मैडम मैम। उसका स्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं होता ना, वो सेकंड सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में आता है ना, थर्ड रो में, जी सर। इसलिए वो जो है निर्भर होता है
इतना डिपेंडेंट होता है जी कि अपनी को जो जी वो नहीं रख सकता। जी। पर स्टैक में वो किस कॉन्टेक्स्ट में है वो समझाना, वो मुझे एक्चुअली समझाना था आप लोगों को। मैम ओके। कंप्लीट रेपर्टरी में रिप्रेशन एलिमेंट्स एग्रेवेट ऐसे रूब्रिक मिला। हाँ हाँ, वापस पढ़िए। रिप्रेशन एलिमेंट्स फ्रॉम, ये एक रूब्रिक है, उसका क्रॉस रेफरेंस है डोमिनेटेड बाय अदर एलिमेंट्स फ्रॉम, उसमें स्टैक है। ओके, हाँ चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपको थैंक ये यू। ये मैं देखी, मैंने ना ये टाइम पे थोड़ा कंप्यूटर डायनामिक्स में नहीं, थोड़ा मैंने रेफर किया था क्योंकि मेरा ये इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, मैंने वो नहीं एक्चुअली रेफर किया। बढ़िया लेक्चर सर है। अरविंद सर, यस यस, थैंक यू मैम। वाइंड अप मैम करें सर। नाइस लेक्चर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लेक्चर। जी मैम। और स्टैटिक के बारे में सब बहुत अच्छा भैया बताया मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम सर। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर जी दीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़ाया प्रणाम सर। नहीं, सर जरूर आप कुछ मिलेगी ऐड सर करना चाहेंगे? रिकॉर्डिंग। सर परवीन सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं नहीं मैम, आपने बहुत ब्यूटीफुली जो कोर फीलिंग है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस इतना ही है, मैं इतना ही कहूंगा कि हमको रेट्रो स्टडी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए कि इस रूब्रिक में स्टेफी क्यों है, या कोई भी रेमेडी जो है। जब भी हम ऐसा कोई सेशन अटेंड करते हैं या कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद हमको एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको सुन के वहीं पर छोड़ देते हैं, उसमें ऐड नहीं करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और एक्सपांड नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं बनाते हैं, और रेट्रो स्टडी नहीं करते हैं। तो आप सभी को रेट्रो स्टडी करना चाहिए, खुद से क्वेश्चन करने चाहिए और उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप अपने पाँव के ऊपर खड़े हो पाएंगे। वरना इसके अलावा क्या है कि हमेशा आपको जो भी नहीं आता है उसके लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, कि कोई दूसरा आएगा और आपको बताएगा। और तीसरा क्या रहता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें ये सब रूब्रिक अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं, तब और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आता है। तो जैसे मैम बोल रहे थे ना, स्नेहलता मैम शायद बोल रहे थे, तो स्टेफी जो है मैरिज अनएंड्रोएबल आइडिया ऑफ मैरिज में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी दिखेगा आपको, मतलब उसको बंधन में रहना पसंद नहीं है, क्या चाहे वो बीमारी की वजह से हो, रिलेशन की वजह से हो। इसीलिए वो जो मैम ने बोला ना, फैमिली रिलेटेड जो रूब्रिक है, इसीलिए वहां पर नहीं, क्योंकि उसकी फिर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, हमको जुड़ना पड़ता है, हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, बॉन्डिंग होता है, तभी फिर हम दूसरों के लिए केयर कर पाते हैं। बस मेरे को इतना ही ऐड करना था, बाकी बहुत ही बढ़िया केस था, क्लासिक केस था ये स्टेफी का। और आपने इतना हार्ड वर्क किया इसको प्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से पीपीटी बना के और सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत थैंक यू मैडम, बहुत बहुत। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू परवीन सर, थैंक यू सो नहीं नहीं मच। मैम, हमारे आईएचएफ फैमिली में उल्टा रहता है। हम हमारी आईएचएफ फैमिली आभारी रहते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, तरह तरह की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, फैमिली है, क्लिनिक है, उसके बावजूद भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर्स, हमारे आईएचएफ फैमिली मेंबर्स समय निकालते हैं, अपने केस को प्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ प्रेजेंट नहीं करते हैं, अपना 100% उसमें देते हैं। उनका प्रयास ये रहता है कि हम जितना भी अपनी तरफ से शेयर कर पाए उतना वो करते हैं। तो हमारी आईएचए फैमिली आभारी है ऐसे हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स की और मेंबर्स की, कि वो आगे आते हैं और सेल्फलेसली अपना समय देते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं। तो हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और इस वंडरफुल सेशन के लिए। और केस भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग केस था। और आशा करते हैं कि स्टेफिस एरिया को लेके आप लोगों की क्लैरिटी बहुत और क्लियर हुआ होगा आपको, और आप अच्छे से स्टेफी को अपने क्लिनिक में यूज कर पाएंगे। तो आज की
शानदार वीसी को, लाजवाब वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। माय प्लेजर मैम।